हेलो गाइस, वेलकम टू बायोलॉजी रिवोल्यूशन। आज हम हमारा बेसिकली 12th स्टैंडर्ड का एनहांसमेंट ऑफ फूड प्रोडक्शन का आगे का टॉपिक हम डिस्कस करने वाले हैं। लास्ट टाइम हमने माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर के बारे में देखा था। ओके, सो आज बेसिकली हमारा आगे का टॉपिक होने वाला है कि जिसके अंदर हम रोल्स ऑफ माइक्रोब्स इन इंडस्ट्रियल प्रोडक्शंस में देखेंगे, जो कि थोड़ा सा लंबा सा टॉपिक होने वाला है। ओके, तो आइए जल्दी जल्दी शुरू करते हैं इसको कि किस तरीके से क्या क्या पार्ट है। पहला अगर बात की जाए तो हमारे पास फर्मेंटेशन के बारे में हमने पहले भी पढ़ा कि माइक्रोब्स वगैरह को हम लोग फर्मेंटेशन में यूज करते हैं, कोई चीजों को सड़ाने के लिए, कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज करने के लिए, और डिफरेंट टाइप के वेरियस प्रोडक्ट्स को हम फॉर्मेशन करते हैं। तो उसी तरह यहाँ पे दिया है कि माइक्रोब्स को हम लोग यूज करने वाले एज अ फर्मेंटेशन के लिए, जिससे हम लोग प्रोड्यूस करेंगे बहुत सारे प्रोडक्ट, जैसे कि अल्कोहलिक ब्रेवेजेस हो सकते हैं। मैंने लास्ट टाइम आपको अल्कोहलिक ब्रेवेजेस का एग्जांपल भी बताया। ओके, ऑर्गेनिक एसिड्स हो सकते हैं। ओके, अलग अलग टाइप के ऑर्गेनिक एसिड जो हमारे डिफरेंट केमिकल कंपाउंड्स यूज होते हैं हमारे बेसिकली लैब्स वगैरह में या कोई अदर पर्पसेस के लिए। विटामिन वगैरह की बात की जाए, बिकॉज विटामिन एक ऐसे सोर्सेस हैं जो ह्यूमन बॉडी खुद से विटामिन बना नहीं सकता एक्सेप्ट द विटामिन डी को छोड़ के। ओके, तो ये भी सोर्स जो होता है विटामिन का हमको बाहर से चाहिए, तो इंडस्ट्रीज इन विटामिन को किस तरीके से प्रोड्यूस करेगी विद द हेल्प ऑफ माइक्रोब्स के जरिए। आगे बात करते हैं, कुछ ग्रोथ हार्मोन्स होंगे, ये भी क्या होंगे, माइक्रोब्स के जरिए प्रोडक्शन करवा सकते हैं। कुछ एंजाइम्स हो सकते हैं एंड इवन द एंटीबायोटिक्स। ये तो आपको बेसिक पता है कि एंटीबायोटिक्स वगैरह ज्यादातर हम लोग माइक्रोब से ही क्या करते हैं, फॉर्मेशन करवाते हैं। ओके, इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन रिक्वायर्स अ लार्ज वेसल्स कॉल्ड एज अ फर्मेंटर। यहाँ पे नाम ध्यान रखिएगा, एक बड़े बड़े उनको टैंक चाहिए होते हैं जिनको फर्मेंटर बोला जाता है, जहां पे माइक्रो ऑर्गेनिज्म को एक कंट्रोल्ड एनवायरमेंट के अंदर क्या किया जाता है, ग्रो किया जाता है। ओके, एक प्रॉपर कंट्रोल एनवायरमेंट देके इनको क्या करेंगे, ग्रो करेंगे और अच्छा खासा अमाउंट में जो भी प्रोडक्ट है उसका फॉर्मेशन करवाएंगे। तो आइए चलिए शुरू करते हैं, एक एक टॉपिक्स को इसके अंदर से बात को उठाते हैं और देखते हैं कि क्या क्या होने वाला है हमारे माइक्रोब्स के जरिए। तो यहाँ पे बेसिकली माइक्रोब्स वगैरह को लेकर बात की जाए तो प्रोडक्शन ऑफ अल्कोहलिक ब्रेवेजेस सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बात आती है, क्योंकि यही सबसे ज्यादा बिकने वाला प्रोडक्ट है। ओके, सो पहला हम लोग अल्कोहलिक फर्मेंटेशन को लेके बात करते हैं। तो यहाँ पे अल्कोहलिक ब्रेवेजेस को इसको कैसे प्रोड्यूस करेंगे विद द हेल्प ऑफ फर्मेंटेशन प्रोसेस, और इसके अंदर हम लोग डिफरेंट टाइप के सबस्ट्रेट देते हैं माइक्रोब्स को। सबस्ट्रेट क्या होने वाले हैं, ऐसे प्रोडक्ट जिनको कन्वर्ट करने के बाद अल्कोहल का फॉर्मेशन होते रहा हो, उसको बोलते हैं हम लोग सबस्ट्रेट्स। ओके, जैसे अगर यहाँ पे हम लोग यूज करने वाले यीस्ट को, यीस्ट बेसिकली द साइंटिफिक नेम है सैक्रोमाइसिस सेरेविसिया, या वार बेसिकली इसके अंदर भी एक स्पेसिफिक जो वेरिएंट होता है उसको हम लोग यूज करते हैं, एलिप्सोडोसिस है। ओके, इसको हम लोग फर्मेंटिंग करते हैं किसको, माल्टेड सीरियल्स को। ओके, तो माल्टेड सीरियल्स हम लोग क्या करते हैं, प्रोवाइड करते हैं, और जिसके अंदर माइक्रोब्स वगैरह को छोड़ते हैं, सैक्रोमाइसिस वाले जैसी चीजों को, और वो कंटिन्यू क्या करेगा, उसको फर्मेंटेशन के प्रोसेस में रखेगा, और फर्मेंटेशन करने के बाद वो क्या प्रोड्यूस करेगा, इथेनॉल वगैरह प्रोड्यूस करते रहेगा, एंड फ्रूट जूसेस वगैरह का भी कुछ हद तक का प्रोडक्शन होता है। तो ये चीज एक इंपॉर्टेंट सिंपल सा बात ध्यान रखिए कि इसके अंदर हम लोग माइक्रोब डालते हैं जिसकी वजह से फर्मेंट होता है माल्टेड सीरियल, और उससे अल्कोहल का फॉर्मेशन वगैरह होता है। ओके, आगे बात करें ब्रेवेजेस, इसके अंदर आपको यहाँ पे जो बात दिया है, इतना जो पार्ट है, जितना भी आपको रेड मार्क है, ये सीईटी का मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है। ठीक है, क्या इंपॉर्टेंट है इसके अंदर मैं आपको बताता हूं। जैसे कि वाइन हो गया, बियर हो गया, ठीक है, ये सब विदाउट डिस्टिलेशन बनाए जाते हैं। ओके, डिस्टिलेशन वर्ड बेसिकली हम लोग क्या करते हैं कि इसके अंदर से इंप्योरिटीज को हम लोग क्या कर रहे होते हैं, रिमूव कर रहे होते हैं। ओके, जो हमको सिर्फ मोस्ट इंपॉर्टेंट अगर अल्कोहल की जरूरत है, सिर्फ अल्कोहल को ही सेपरेट करवाते हैं। द प्रोसेस इज नोन एज अ डिस्टिलेशन। ओके, काफी लंबा प्रोसेस होता है उसका, लेकिन विदाउट डिस्टिलेशन, विदाउट सेपरेशन ऐसे कौन से दो चीजों को बनाया जाता है, इज द वाइन एंड द बियर। इन दोनों को विदाउट डिस्टिलेशन बनाया जाता है। वहीं पे जो विस्की है, ब्रांडी है, रम है, ये सारी चीजें किससे बनती है, डिस्टिलेशन के प्रोसेस के थ्रू होने के बाद बनती है। ओके, ट्रेडिशनल ड्रिंक जैसे कि फैनी, जो कि गोवा में बहुत ज्यादा फेमस है, इसको कैश्यू फ्रूट जो होते हैं उनके फर्मेंटिंग करने के बाद बनाए जाते हैं। ओके, तो ये भी एक टाइप का ट्रेडिशनल ड्रिंक है, ये भी एक अल्कोहलिक ब्रेवेजेस है जिसको बनाया जा रहा है। ओके, आगे बात करते हैं कि यहां पे हम लोग माइक्रोब को यूज कर सकते हैं फॉर द प्रोडक्शन ऑफ ऑर्गेनिक एसिड्स। ओके, सो माइक्रोब्स आर यूज्ड टू प्रोड्यूस द ऑर्गेनिक एसिड आइदर बाय डायरेक्टली फ्रॉम द ग्लूकोज। ग्लूकोज को डायरेक्टली हम लोग यूज करके हम लोग उसका एंड प्रोडक्ट से बनवा सकते हैं, या तो ग्लूकोज से बनवा सकते हैं। जैसे कि हमको पता है कि जब ग्लूकोज ब्रेकडाउन होना स्टार्ट होता है, जब उसका कभी भी ग्लाइकोलाइटिक या ऑक्सीडेशन होता है, तो उस टाइम पे उसका जो फाइनल प्रोडक्ट होता है वो पाइरुवेट होता है। अगर इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन अगर वो क्या हो रहा है, ऑक्सीडाइज हो रहा है तो, लेकिन अगर विदाउट ऑक्सीजन होगा तो उसका फाइनल प्रोडक्ट क्या हो जाता है, इथेनॉल हो जाता है। तो फर्मेंटेशन प्रोसेस में क्या होता है, विदाउट ऑक्सीजन हम लोग क्या करते हैं, चीजों को फर्मेंट करवाते हैं। माइक्रोब को हम लोग फर्मेंट करने के लिए चीजें तो प्रोवाइड करते हैं, लेकिन ऑक्सीजन प्रोवाइड नहीं करते। ओके, तो जिसकी वजह से जो फाइनल प्रोडक्ट होता है वो इथेनॉल बनना चालू हो जाता है।
तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा पाइरुवेट और आइदर इथेनॉल वगैरह का प्रोडक्शन हो सकता है। अब कौन कौन से माइक्रोबियल सोर्स और कौन कौन से ऑर्गेनिक एसिड बन सकते हैं जो हमारे यूजफुल है। फर्स्ट इज नोन एज अ सिट्रिक एसिड। सिट्रिक एसिड बनाया जाता है एक फंगस जिसका नाम है एस्पेजिलस नाइजर। ओके, नेक्स्ट इज द ग्लूकोनिक एसिड जो कि बनाया जाता है ये भी एस्पेजिलस नाइजर से। आगे फ्यूमेरिक एसिड जिसको बनाया जाता है राइजोपस एरिदस से। बेसिकली जो ग्रीन मार्क वाले वो सारे कौन से आपके ये फंगस है, और जो ब्लू मार्क वाले रहेंगे, ब्लू हाईलाइटेड वाले रहेंगे, वो सारे बैक्टीरिया है। ओके, यहाँ पे आगे बात की जाए जो एसिडिक एसिड जो कि हम लोग विनेगर वगैरह यूज करते हैं चाइनीज वगैरह फूड में काफी ज्यादा, ठीक है, तो इसको बनाया जाता है एसिटोबैक्टर एसिडी से। इट इज अ बैक्टीरिया, ठीक है। ऑर्गेनिक एसिड और भी बहुत सारे यूज के लिए होते हैं, सिर्फ इतने ही नहीं, और भी बहुत सारे नाम है। जैसे ब्यूटेरिक एसिड की बात की जाए तो ये क्लोस्ट्रीडियम ब्यूटेशियम से बनाया जाता है। फ्यूमेरिक एसिड इन रेजिन्स में यूज किया जाता है ज्यादातर। जो फ्यूमेरिक एसिड जो हम प्रोडक्शन कर रहे थे राइजोपस से, इसको हम लोग रेजिन्स मतलब ग्लू के तौर पे, रेजिन से बेसिकली चिपचिपा लिक्विड होता है जो ग्लू के तौर पे एडहेसिव पर्पस के लिए यूज हो सकता है, तो वहां पे यूज किया जाता है। और अगर ग्लूकोनिक एसिड का बात की जाए तो इसको हम लोग मेडिसिन फॉर कैल्शियम सॉल्युबिलिटी, मतलब क्या जब मेडिसिन वगैरह का फॉर्मेशन हो रहा है या मेडिसिन को बेसिकली दिया जा रहा है तो उस टाइम पे कैल्शियम वगैरह के मॉलिक्यूल का सॉल्युबिलिटी हो पाए, उस टाइम पे हम लोग ग्लूकोनिक एसिड को यूज करते हैं। ओके, मान लीजिए कोई मेडिसिन बनाना जिसके अंदर मेरे को कैल्शियम की जरूरत है और कैल्शियम जल्दी सॉल्युबल नहीं होता, तो कैल्शियम को सॉल्युबल करने के लिए हम लोग ग्लूकोनिक एसिड को यूज करते हैं। ओके, आगे बात करते हैं लैक्टिक एसिड। तो आपने पहले सुना इज द लैक्टोबैसिलस, बेसिकली यहाँ पे बात था जो अलग अलग माइक्रोबियल सोर्सेज से बनाए गए। ये जितने भी आपको एसिड वगैरह का नाम दिया ये सारे के सारे ऑर्गेनिक एसिड्स हैं, ठीक है, मतलब इट इज ओनली मेड अप ऑफ कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन के सोर्सेज से ही बने हुए, ठीक है। आगे बात करते हैं कि यहाँ पे सिर्फ हम ऑर्गेनिक एसिड नहीं, इवन हम लोग विटामिन का प्रोडक्शन कर सकते हैं। मैंने आपको थोड़ा टाइम पहले बोला कि विटामिन बेसिकली एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है जो कि हमारे बॉडी में बहुत छोटा सा अमाउंट में चाहिए होता है, और इसको ह्यूमन बॉडी कभी भी खुद से सिंथेसाइज नहीं कर सकती। ये इंपॉर्टेंट बात है कि ह्यूमन कभी भी विटामिन को डायरेक्ट अपनी बॉडी के अंदर प्रोडक्शन खुद से नहीं कर सकता। हाँ, हम एमिनो एसिड को कर सकते हैं, प्रोटीन्स को बना सकते हैं, बेसिकली कार्बोहाइड्रेट ग्लूकोज वगैरह बना सकते हैं, लेकिन विटामिन नहीं बना सकते, एक्सेप्ट ओनली द विटामिन डी। विटामिन डी हम बेसिकली क्या करते हैं, सनलाइट वगैरह से लेकर हमारी बॉडी खुद ब खुद वो विटामिन डी का प्रोडक्शन कर सकती है, सिवाय अदर विटामिन के। ओके, अब यहाँ पे बात की जाए तो माइक्रोब्स विटामिन सिंथेसाइज कर सकते हैं अच्छे तरीके से, तो हम लोग ज्यादातर ऐसे टाइप के माइक्रोब्स को यूज करते हैं जो विटामिन बनाए और फिर बाद में हम लोग उसको एक्सट्रैक्ट आउट करके कमर्शियल पर्पस के लिए यूज कर ले, ठीक है। तो बेसिकली इंडस्ट्री वगैरह इसी तरीके से विटामिन का प्रोडक्शन भी करती है। माइक्रोबियल ऐसे कौन कौन से सोर्सेस है जो विटामिन बना के देते हैं। अगर आपको विटामिन बी टू चाहिए जिसको हम लोग कॉमनली राइबोफ्लेविन बोलते हैं, तो ये आपको दो फंगस से मिल सकता है, न्यूरोस्पोरा गॉसिपियम एंड एरोमेथोशियम एसबाई। ओके, तो ये दो फंगस है जिसकी वजह से विटामिन बी12 का फॉर्मेशन इंडस्ट्रियल पर्पस पे होता है। आगे बात की जाए विटामिन बी टू था वो अभी बी12, विटामिन बी12 की बात करें तो बनाया जाता है सुडोमोनास डेंट्रिफिकन्स से, ठीक है। एंड विटामिन सी का प्रोडक्शन करवाना है तो ये बनाया जाता है एस्पेजिलस नाइजर से। तो अलग अलग बैक्टीरिया वगैरह यूज हो रहे हैं किस पर्पस के लिए, हमारे यहाँ पे अलग अलग ऑर्गेनिक एसिड्स विटामिन वगैरह के फॉर्मेशन के लिए। इसी तरह आगे बढ़ते कि प्रोडक्शन ऑफ द एंटीबायोटिक्स की बात करें। एंटीबायोटिक्स मतलब क्या होता है, एंटी स्टैंड फॉर द अगेंस्ट एंड बायो स्टैंड फॉर द लाइफ, मतलब कोई एक ऐसा केमिकल मॉलिक्यूल जो किसी लाइफ के अगेंस्ट काम करती हो। मतलब अगर एंटीबायोटिक मैं अगर मेरी बॉडी के अंदर देता हूं, देखो एंटीबायोटिक में एक आपको सिंपल बोलता हूं, जैसे अगर मैंने कोई एक स्पेसिफिक बैक्टीरिया, कोई एक स्पीशीज का बैक्टीरिया मैंने ग्रो किया, ठीक है, किसी प्लेट के अंदर, किसी पेट्री प्लेट के अंदर मैंने ग्रो किया है, तो उस टाइम पे वो बैक्टीरिया अपने बॉडी से कुछ एंटीबायोटिक अपने सराउंडिंग में रिलीज कर देता है, जिसके वजह से कोई दूसरे स्पीशीज का बैक्टीरिया उसके अंदर ग्रो नहीं कर सकता। तो ये बहुत अच्छा बैक्टीरिया का बोलते हैं ना खुद का एक पावर होता है कि वो दूसरे बैक्टीरिया को अपने आजू बाजू ग्रो नहीं करने देता बाय रिलीजिंग द एंटीबायोटिक्स, ठीक है। अब अगर मैं मान लेता हूं कि कोई स्पीशीज ए ऐसे टाइप के एंटीबायोटिक रिलीज करती है जो स्पीशीज बी को मार देती है, ठीक है, आपको समझ में आ रहा होगा। अगर वो स्पीशीज बी मेरे बॉडी के अंदर कहीं आ गया जिसके से मेरे को अलग अलग कोई डिसीज हो रही, कोई सिम्टम्स दिख रहे, तो मैं क्या कर सकता हूं, जो स्पीशीज ए का एंटीबायोटिक स्पीशीज बी को मार सकता था, तो उस एंटीबायोटिक को मैं मेरी बॉडी के अंदर इंजेक्ट करके स्पीशीज बी का पूरे कॉलोनी को मेरे बॉडी से हटा सकता हूं। तो यही तरीका होता है एंटीबायोटिक का किसी अगेंस्ट लाइफ में यूज करने को। मतलब स्पीशीज ए का जितना भी एंटीबायोटिक है वो किसी दूसरे स्पीशीज की लाइफ पे क्या करता है, इंपैक्ट डालता है। तो बेसिकली अगर यहां पे बात की जाए तो फर्स्ट एंटीबायोटिक जो हमारे पास डिस्कवर्ड हुआ था इज द पेनिसिलियम, ठीक है, जिसको अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने क्या किया था, डिस्कवर किया था जब वो गलती से काम कर रहे थे स्ट्रेप्टोलोकाई बैक्टीरिया के ऊपर। मतलब ये जो डिस्कवरी हुई है अचानक से हो गई, गलती से बन गया, ठीक है। पेनिसिलिन जो बेसिकली एंटीबायोटिक है ये गलती से बन गया था स्ट्रेप्टोलोकाई बैक्टीरिया से, ये काम कुछ और कर रहे थे, बन कुछ और गया, ठीक है। आगे बात करते थे एस्टैब्लिशमेंट ऑफ द पेनिसिलिन वाज एज एन एंटीबायोटिक वाज डन मच लेटर बाय अर्नस्ट चेन
ओके अब यहाँ पे थोड़ा बात ध्यान रखिएगा, एंड हार्वर्ड फ्लोरी। अब यहाँ पे मीनिंग क्या बोला गया है कि जो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने जब ये गलती से पेनिसिलिन को प्रोडक्शन कर दिया था, उससे भी काफी सालों पहले अर्नस्ट चेन एंड हार्वर्ड फ्लोरी ने ऑलरेडी पेनिसिलिन को एज अ एंटीबायोटिक की तरह यूज करते थे। तब वो करते थे लेकिन पब्लिकेशन नहीं था कि उन्होंने इस तरीके से पब्लिश नहीं किया कि हम यूज करते हैं, ऐसा है वैसा है, लेकिन अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने प्रॉपर तरीके से उसको पब्लिश किया। ठीक है, जिस टाइम पे जो ये अर्नस्ट मेयर एंड हार्वर्ड फ्लोरी थे, इन्होंने एंटीबायोटिक को यूज किया था ट्रीटमेंट करने के लिए किंग का, अमेरिकन सोल्जर्स का। जब वर्ल्ड वॉर 2 के टाइम पे उनको चोट वगैरह लगती थी, उनको घाव वगैरह होता था, उस टाइम पे पेनिसिलिन ये दो साइंटिस्ट यूज करके देते थे। ठीक है, इसलिए जब बाद में नोबेल प्राइज मिला इस डिस्कवरी का पेनिसिलिन का, तो पेनिसिलिन का जो डिस्कवरी हुआ था उस टाइम पे फ्लेमिंग, बेसिकली द अर्नस्ट चेन एंड द हार्वर्ड फ्लोरी, इन तीनों को 1945 में नोबेल प्राइज तीनों को प्रॉपर्ली डिस्ट्रीब्यूट किया गया। ठीक है, आगे बात करें तो एंटीबायोटिक्स एक ऐसे कंपाउंड होते हैं जो माइक्रोब खुद अपनी बॉडी से प्रोड्यूस करता है ताकि वो रोक सके किसी दूसरी ग्रोथ को। किसकी दूसरी ग्रोथ को? किसी दूसरे माइक्रो ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ को। मैंने अभी आपको एकदम अच्छे से बताया कि अगर मैंने एक पेट्री प्लेट के अंदर एक बैक्टीरिया को ग्रो किया, वो अपने बॉडी से ऐसे एंटीबायोटिक रिलीज करता है जो किसी दूसरे माइक्रो ऑर्गेनिज्म को वहां ग्रो होने नहीं देते। दैट्स ओनली द मीनिंग हियर। ओके, दे आर द सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स with therapeutic importance are used in the disease treatment। एग्जाम बेसिकली इसमें बहुत सारे एग्जांपल्स हैं। अगर बात की जाए तो जो ये एंटीबायोटिक होता है ये कुछ नहीं, बैक्टीरिया का एक सेकेंडरी मेटाबोलाइट है। ओके, सेकेंडरी मेटाबोलाइट क्या है? मतलब मेटाबॉलिज्म के बाद जो इससे फालतू प्रोडक्ट बन जाते हैं, जो बाय प्रोडक्ट बन जाते हैं, जो उसके बैक्टीरिया के खुद के यूज के लिए नहीं है। ठीक है, तो ये इसका बॉडी का सेकेंडरी मेटाबोलाइट है जो बॉडी के खुद के यूज के लिए नहीं, लेकिन अपने बॉडी से बाहर रिलीज कर देता है। लेकिन वो सेकेंडरी मेटाबोलाइट इसके फायदे के लिए कैसा काम आ रहा है कि वो दूसरे किसी बैक्टीरिया को ग्रो होने नहीं देता। तो काफी अच्छा चीज है। इसी का थेरेपेटिक इंपॉर्टेंस मैंने भी आपको बताया कि अगर स्पीशीज बी मेरे अंदर है तो स्पीशीज ए के एंटीबायोटिक से मैं इसको हटा सकता हूं। ठीक है, तो वही चीज आपको बोला गया कि थेरेपेटिक इंपॉर्टेंस है, मतलब किसी के डिजीज ट्रीटमेंट के लिए काम आ सकता है। ओके, एग्जांपल की बात की जाए तो बहुत सारे एंटीबैक्टीरियल एंटी फंगल प्रॉपर्टीज होती है किसके अंदर? एंटीबायोटिक्स के अंदर। ओके, एंटीबायोटिक्स इंप्रूव करता है और एबिलिटी टू ट्रीट डिजीज, देखो ट्रीट डेडली डिजीज। बहुत सारे ऐसे डिजीज है ह्यूमन के अंदर जो होते हैं जिसको एंटीबायोटिक से ही ट्रीट किया गया। एग्जांपल आपको ध्यान रखना है, जैसे प्लग, ठीक है, वूपिंग कफ है, ओके, डिप्थीरिया है, लेप्रोसी है, ऐसे बहुत सारे अदर भी डिजीज है जिससे हम लोग बेसिकली एंटीबायोटिक से क्या किया हमने? ट्रीट आउट किया। आगे बात करें, आफ्टर पेनिसिलिन अदर एंटीबायोटिक्स वेर प्यूरिफाइड फ्रॉम अदर माइक्रोब्स। पेनिसिलिन के बाद जब पता चला भाई पेनिसिलिन इस तरीके से डिस्कवर हो गया, इस तरीके से आ गया एक एंटीबायोटिक की तरह, तो उसके बाद ढेरों सारे माइक्रोब्स के ऊपर स्टडी हुई और अलग अलग टाइप के एंटीबायोटिक्स का प्रोडक्शन किया गया। ओके, जैसे अगर बात की जाए तो यहाँ पे आपको एक कॉमन सा टेबल दिया है जिसके अंदर एंटीबायोटिक प्रोड्यूस कौन से उसके माइक्रोबियल सोर्सेस है। तो यहाँ पे आप एक बार ये पूरा रीड आउट कर सकते हैं क्या क्या पार्ट है। ओके, आगे यहाँ पे बात करते हैं, नेक्स्ट इज द प्रोडक्शन ऑफ द एंजाइम्स। ठीक है, एंजाइम्स का भी प्रोडक्शन होना इंपॉर्टेंट है। एंजाइम्स क्या होता है? एंजाइम्स एक ऐसा प्रोटीन मॉलिक्यूल होता है जो किसी भी सबस्ट्रेट को, किसी भी ऐसे मॉलिक्यूल को उसको छोटे यूनिट में ब्रेक डाउन कर सकता है। ओके, जैसे आपने पढ़ा है आपके लोअर स्टैंडर्ड में कि कार्बोहाइड्रेट इज ब्रोकन डाउन इनटू द ग्लूकोज। तो ब्रोकन डाउन करने के लिए कौन है? कोई ना कोई एंजाइम लगता है जो उस कार्बोहाइड्रेट को तोड़ता है, उसमें से ग्लूकोज को रिलीज करता है। ओके, प्रोटीन को तोड़ के अमीनो एसिड में रिलीज करना, लिपिड्स को तोड़ के फैटी एसिड ग्लिसरॉल में रिलीज करना, तो ये सारा काम किसका होता है? ऑफ एंजाइम। आगे बात करते हैं, एंजाइम एक बायो कैटलिस्ट होता है। बायो कैटलिस्ट मतलब क्या है कि बायो मतलब हमारे बॉडी के अंदर प्रेजेंट है, लेकिन ये कैटलिस्ट की तरह काम करता है। कैटलिस्ट बेसिक मीनिंग होता है कि कोई भी ऐसा मॉलिक्यूल जो किसी रेट ऑफ रिएक्शन को आइदर फास्ट कर सकता है, आइदर स्लो कर सकता है, लेकिन उसके अंदर खुद इन्वॉल्व नहीं होगा। इट मीन जब कभी भी कार्बोहाइड्रेट को ग्लूकोज में तोड़ दिया जाएगा ना, तो वो खुद उसके अंदर टूट फूट नहीं जाएगा, वो माइक्रो जो एंजाइम है वो बार बार यूज किया जा सकेगा। ठीक है, तो ऐसे हमारे पास बहुत सारे माइक्रोब्स है जो डिफरेंट टाइप के एंजाइम का फॉर्मेशन करते हैं अपने आजू बाजू के सराउंडिंग में। अगर पेट्री प्लेट में मैंने किसी माइक्रोब को ग्रो किया तो वो एंजाइम्स भी एज अ सेकेंडरी मेटाबोलाइट की तरह रिलीज कर सकता है। ठीक है, या एज अ प्राइमरी मेटाबोलाइट की तरह, लेकिन वो रिलीज करेगा डिफरेंट टाइप के प्रोडक्ट को ब्रेक डाउन करने के लिए। तो वही बोला गया कि एंजाइम्स एक बायो कैटलिस्ट है जो प्रमोट करता है, ठीक है, मदद करता है मेटाबॉलिक रिएक्शंस को बॉडी टेम्परेचर के अकॉर्डिंग फास्ट या स्लो करने के लिए। ठीक है, माइक्रोब सिंथेसाइज करते हैं, एक्सक्रीट करते हैं कभी कभी इन एंजाइम्स को अपने सराउंडिंग्स में। ठीक है, ये मैंने भी आपको बता दिया कि अपने सराउंडिंग्स में ये सारी चीजों को ये सिक्रेट करेंगे, जिसको कमर्शियल पर्पस पे इंडस्ट्रीज क्या कर लेती है, काफी हद तक का यूज करती है। ये भी इंपॉर्टेंट बात है। अब एग्जांपल देखेंगे तो आपको थोड़ा ज्यादा समझ में आएगा कि एंजाइम्स ऐसे कौन से प्रोड्यूस हो रहे हैं माइक्रोब से जो इंडस्ट्री यूज कर रही है अपने लिए, अपने फायदे के लिए कुछ। ठीक है, तो टेक्सटाइल इंडस्ट्री यूज करती है बिकॉज वो अपने कुछ फैब्रिक क्वालिटी को इंप्रूव करने के लिए कुछ ऐसे एंजाइम्स को उठाते हैं जो कुछ माइक्रोब रिलीज कर रहे होते हैं, पर्टिकुलर माइक्रोब्स।
ओके। पल्प एंड पेपर इंडस्ट्री की बात करें तो यहाँ पे बायोकेमिकल पल्पिंग या ब्लीचिंग आउट करना, पेपर वगैरह को प्रॉपर क्लीनिंग करने के लिए भी बहुत सारे ऐसे माइक्रोब्स का यूज किया माइक्रोब्स को यूज किया जाता है जो एंजाइम प्रोडक्शन करते हैं ब्लीचिंग वगैरह के लिए, ठीक है। फूड इंडस्ट्री में बात की जाए तो ये तो आपको पहले से पता था, माइक्रोब्स कुछ ऐसे एंजाइम रिलीज कर रहे होते हैं जो कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस कर रहे हैं, जिसकी वजह से बेसिक क्या हो रहा है, ब्रेड वगैरह का काम होता है, फर्मेंटेशन होता है, वाइन बनती है, बियर बनती है, सारा फूड इंडस्ट्री में यूज होता है। आगे अगर डिटर्जेंट की इंडस्ट्री देखी जाए तो वो ऐसे माइक्रोब्स को पकड़ते हैं जो क्या रिलीज करता है, लाइपेस। लाइपेस इज बेसिकली एन एंजाइम जो अच्छा खासा सुपीरियर क्लीनिंग, मतलब बहुत सबसे प्रॉपर क्लीनिंग में काम आता है। कभी कभी होता है ना कपड़ों वगैरह पे कोई तेल के दाग लग गए तो वो तेल इज अ लिपिड, वो लिपिड को तोड़ने वाला एंजाइम इज द लाइपेस। तो ऐसे माइक्रो को कुछ इंडस्ट्री पकड़ती है जो लाइपेस रिलीज करते हैं और उसको एज अ डिटर्जेंट के तौर पे यूज करा जाता है। सोचिए क्या क्या काम हो रहा है अभी के टाइम। और भी अगर एग्जांपल देखें जैसे कि इथेनॉल एंड इन्वर्टेस, ये एंजाइम्स हैं जो बनाए जाते हैं बेसिकली सैक्रोमाइसिस सेरेविसे यीस्ट से, फंगाई वगैरह से। पैक्टिनेस वगैरह है जो कि स्क्लेरोटिना, लिबर्टिना एंड एस्पेजिलस नाइजर से प्रोड्यूस करते हैं, जो जूसेस को क्लैरिफाइड, साफ सफाई मतलब बोलते हैं ना, क्लीनिंग करने के लिए यूज होता है, ओके, या फिल्टरिंग करने के लिए यूज होता है। लाइपेस मैंने भी आपको बोला कि ये कैंडिडा लिपोलाइटिका से रिलीज होता है जो कि ऑयल स्टेन्स को रिमूव करने के काम आता है, ठीक है। आगे बात करें सेलुलेस एंजाइम जो कि ट्राइकोडर्मा कॉन्गी से निकाला जाता है, जो सेलुलोज को डाइजेस्ट करने के लिए मदद करता है बॉडी के अंदर, ओके। अभी यहाँ पे बात की जाए स्ट्रेप्टोकाइनेस, इट इज ऑल्सो एन एंजाइम जो कि निकाला जाता है एक बैक्टीरिया स्ट्रेप्टोकोकस से। ये जो स्ट्रेप्टोकाइनेस होता है, ये एंजाइम कैसा काम करता है, इट एक्ट्स एज अ क्लॉट बस्टर, ओके। तो ये आपके नीट का, एनसीईआरटी का मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट रहेगा, ये चीज ध्यान रखिएगा कि स्ट्रेप्टोकाइनेस इट इज यूज फॉर, तो ये क्लॉट बस्टर होता है। अगर कभी भी हमारी किसी ब्लड वेसल्स वगैरह के अंदर कहीं पे ब्लड क्लॉट हो गए तो उस क्लॉट को वहां से तोड़ने के लिए काम आता है स्ट्रेप्टोकाइनेस। तो यहां पे ध्यान रखिएगा, रिमूविंग ऑफ द क्लॉट फ्रॉम द ब्लड वेसल्स ऑफ अ पेशेंट हु हैव अंडरगॉन अ मायोकार्डियल इन्फेक्शन, ठीक है। किसी को हार्ट अटैक वगैरह जैसा प्रॉब्लम आया रहेगा बिकॉज ऑफ ऑब्स्ट्रक्शन इन द ब्लड वेसल्स, तो ब्लड वेसल्स में से उन ऑब्स्ट्रक्शंस को, उन सेल्स के एक्यूमुलेशन को वहां से तोड़ने के लिए, उस क्लॉट को तोड़ने के लिए यूज होता है स्ट्रेप्टोकाइनेस, ओके। एंड द लास्ट वेयर वी यूज द माइक्रोब्स इज द जिबरेलिन प्रोडक्शन, ठीक है। इसका नाम आपने बेसिकली प्लांट वगैरह में सुना रहेगा थोड़ा बहुत कि जिबरेलिन एक ऐसा प्लांट ग्रोथ हार्मोन होता है जो स्टेम जो पार्ट होता है उसको चौड़ा करने के, एलोंगेशन करने के, उसको बड़ा करने के काम करता है, ठीक है। तो ये स्टेम एलोंगेशन में सबसे ज्यादा मदद करता है जिबरेलिन। अब ये बेसिकली जो जिबरेलिन है ये पहली बार कहां से किन्होंने फाइंड आउट किया, आइसोलेट किन्होंने किया, यबूता एंड सुमिकी ने 1938 में, जब वो राइस की सीडलिंग्स के ऊपर बात कर रहे थे, देख रहे थे, तो उन्होंने देखा कि राइस की सीडलिंग इंफेक्टेड है, किससे, जिबरेला फ्यूजिक्यूरा, ठीक है। ये एक फंगस है जिसकी वजह से इंफेक्टेड था, जिसकी वजह से वो राइस का जब प्रॉपर ग्रोथ होने लगा, सीडलिंग बढ़ने लगी, तो स्टेम बहुत ज्यादा बड़े बड़े थे, ठीक है। एज कंपेयर टू बाकी स्टेम से उसका स्टेम का ग्रोथ साइज ज्यादा था। आगे बात की जाए कि जो जिबरेलिन ये प्लांट हार्मोन है, इसको जनरली कहां पे हम लोग यूज कर सकते हैं, बिकॉज अगर इंडस्ट्री इस जिबरेलिन प्रोडक्शन किसी एंजाइम या बेसिकली किसी माइक्रोब से निकालती है तो फायदा क्या होने वाला है इसका, तो इसका प्रैक्टिकल एप्लीकेशन इंड्यूसिंग द पार्थिनोकार्पी। आपने होप्स आप पार्थिनोकार्पी के बारे में कभी सुना हो। पार्थिनोकार्पी मतलब होता है जब कभी भी फ्रूट का डेवलपमेंट हो जाए विदाउट द फर्टिलाइजेशन इज नोन एज द पार्थिनोकार्पी, ठीक है। मतलब सीधी बात है कि बच्चे का प्रोडक्शन हो जाए विदाउट एनी ऑफ द पेरेंट्स, ठीक है। कोई एक पेरेंट्स एब्सेंट है जिसकी वजह से खाली एग अपने आप हैच हो गया किसके अंदर, आगे के प्रोजेनी में, तो वही बोला गया पार्थिनोकार्पी को ये इंड्यूस करवाता है। इससे फायदा क्या होगा, एप्पल्स वगैरह जल्दी प्रोड्यूस होंगे, ठीक है, पियर्स वगैरह जल्दी प्रोड्यूस हो जाएंगे। मतलब ज्यादातर ये दो इंडस्ट्री में ज्यादा काम किया गया कि एप्पल्स और पियर्स का प्रोडक्शन पार्थिनोकार्पी के जरिए किया गया। मतलब मेल गैमेट का इंतजार किया ही नहीं गया कि मेल गैमेट आएगा, स्टिग्मा पे बैठेगा, जिनोस्पर्म को फर्टिलाइज वगैरह करेगा, फिर वगैरह वो डेवलप होगा तब फ्रूट आएगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। डायरेक्टली जो ओवेरी वगैरह था, जो जिनोस्पर्म था, वो ऑटोमेटिक कन्वर्ट हो गया किसके अंदर, फ्रूट्स वगैरह के अंदर। दिस प्रोसेस इज नोन एज पार्थिनोकार्पी, और ये किसकी वजह से हो सकता था, सिर्फ जिबरेलिन हार्मोन की वजह से। आगे बात करें तो कभी कभी कुछ सीड ऐसा डोरमेंसी कंडीशन में रहती है, मतलब वो ग्रो ही नहीं करती, वो बोल सकते हैं बंद रहती है। जैसे पोलार बियर वगैरह हाइबरनेशन में जाते, सो जाते हैं, ठीक है। समर स्लीप में बेसिकली हमारे जो फिशेस वगैरह वो एस्टिवेशन में चले जाते हैं, वैसे ही प्लांट डोरमेंसी में चले जाता है, अपना ग्रोथ वगैरह स्टॉप कर देता है जब तक उसको कोई फेवरेबल कंडीशन ना मिले, प्रॉपर पानी, प्रॉपर खाना ना मिले तब तक, ओके। तो ये सीड डोरमेंसी को तोड़ने में काम करता है और इंड्यूस करता है फ्लावरिंग आना इन अ लॉन्ग डे प्लांट्स, ठीक है। लॉन्ग डे प्लांट बेसिकली उसके अंदर ये ग्रोथ लाने के लिए कौन सा काम कर रहा है, जिबरेलिन। आगे बात करें तो जो ग्रेप फ्रूट्स होते हैं उनके भी जो ग्रेप का साइज है, ग्रेप के साइज को बढ़ाने के लिए भी कौन सा हार्मोन यूज हो रहा है, जिबरेलिन प्रोडक्शन। तो काफी सारे बेसिकली प्रैक्टिकल एप्लीकेशन है हमारे पास इसके, तो इसलिए ज्यादातर इंडस्ट्री सब चीजों पर फोकस करती है। आगे बात करते हैं कुछ नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से एक बायोएक्टिव कंपाउंड्स के बारे में, जैसे कि एक है साइक्लोस्पोरिन है, तो ये निकाला जाता है एक फंगस है जिसका नाम है ट्राइकोडर्मा पॉलीस्पोरम, ओके। ये एक इम्यूनोसप्रेसेंट की तरह यूज होता है।
जब कभी भी ऑर्गन ट्रांसप्लांट वगैरह किए जाते हैं तब उस टाइम पे जिसके अंदर ऑर्गन डाला गया उसका इम्यूनिटी उस ऑर्गन को रिजेक्ट ना कर दे करके उस इम्यूनोसप्रेसेंट के तौर पे हम लोग क्या यूज करते हैं, साइक्लोस्पोरिन है। आगे बात करें जो कि स्टैटिन से इसको निकाला जाता है एक बैक्टीरिया से जिसका नाम है मोनोकोकस परपेस्कस। ये बेसिकली ब्लड कोलेस्ट्रॉल लोअरिंग एजेंट होता है, जो भी ब्लड के अंदर अगर कोलेस्ट्रॉल वगैरह बहुत ज्यादा हो गया है तो उसको लोअर करने के लिए काम करता है। ठीक है, जो भी ऐसे एंजाइम्स जो बेसिकली कोलेस्ट्रॉल वगैरह को प्रोडक्शन ज्यादा करते हैं, एंजाइम ऐसे रिस्पॉन्सिबल है जो कोलेस्ट्रॉल का सिंथेसिस करते हैं, उनको रोकने के लिए कौन काम कर रहा है, स्टैटिन। तो ये बेसिकली लास्ट टॉपिक, बेसिकली लास्ट पॉइंट था किसके अंदर, आपके एंजाइम्स का, कि किस आपके माइक्रोब्स का कि किस तरीके से इंडस्ट्री वगैरह में यूज हो रहा है। सो होप्स आपको यहां तक का समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट टॉपिक हम बेसिकली नेक्स्ट लेक्चर में और कवर करेंगे, इसी तरह बने रहे हमारे साथ। थैंक यू सो मच।